नमस्कार, आपका स्वागत है गोल्ड स्पॉट में। बात यहां पर सोने की ही करेंगे, जहां पर सोने और चांदी दोनों ही 2023 के अब निचले स्तरों पर कारोबार करने लगे हैं। यूएस फेड यहां पर तेजी से दरें बढ़ा सकता है और साथ ही डॉलर इंडेक्स में जिस तरह की बढ़त देखने को मिली है, उन दोनों का असर हमने यहां पर प्राइसेस में आता हुआ देखा है। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की। यहां पर भी इस हफ्ते में करीबन 5% की गिरावट हमने दोनों ही क्रूड वैरायटीज में आते हुए देखी है। नियर टर्म में चीन की मांग को लेकर कुछ असमंजस है और साथ ही साथ जो डॉलर की तेजी है उसका असर यहां पर भी पड़ा है। बात करेंगे मौसम की भी, क्योंकि यहां पर कई जगहों पे तो हीट वेव है, कहीं कहीं बारिश है और कहीं ओले पड़ने की भी अब फोरकास्ट निकल के आ रही हैं। जोड़ेंगे आईएमडी को अपने साथ, जानेंगे लेटेस्ट डिटेल्स वहां से भी। सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केरिया कमोडिटीज के अजय केरिया, कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव, कामाख्या ज्वेल्स के एमडी मनोज झा भी जुड़ेंगे हमारे साथ और आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट आर के जनमनीक से भी हम यहाँ पर शो में बात करेंगे। लेकिन शुरुआत सोने चांदी के साथ। और रविंद्र, कैसे देखते हैं आप ये करंट सेल ऑफ? खरीदारी की राय देंगे यहाँ पर? आपको लगता है कुछ और गिरावट या मुनाफा वसूली आ सकती है? गुड मॉर्निंग मनीषा। मनीषा, अगर प्राइस एक्शन देखें तो आई थिंक इट इज स्टिल एट द सपोर्ट। अगर कॉमेक्स गोल्ड की बात करें तो कॉमेक्स गोल्ड में 1810 1815 का एक सपोर्ट और 252 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। सिमिलरली सिल्वर में वीकली चार्ट पर अराउंड $20 का एक सपोर्ट है। सो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नॉन फार्म पेरोल डेटा, क्योंकि अगर फेड चेयर पावेल की टेस्टिमनी भी अगर आप देखें तो जो फर्स्ट डे ऑफ द टेस्टिमनी था उसमें उन्होंने काफी हॉकिश टोन में बात किया था, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि दे माइट गो फॉर हायर इंटरेस्ट रेट फॉर लॉन्गर देन एंटिसिपेटेड। तो मार्केट ने ये जल्द इसे दे ट्रांसलेटेड इनटू 50 बेसिस पॉइंट हाइक इन द मार्च मीटिंग। लेकिन जो नेक्स्ट डे का उनका जो स्टेटमेंट था वो थोड़ा सा, आई वुड से, थोड़ा सा कॉशियस था, जहाँ पे उन्होंने कहा कि नॉन फार्म पेरोल और जो आगे के डेटा है, इन्फ्लेशन डेटा, उसे देखकर दे माइट टेक अ डिसीजन फॉर मार्च मीटिंग। तो मेरे ख्याल से दैट मेक्स द सीपीआई डेटा जो कि नेक्स्ट वीक में है और नॉन फार्म पेरोल डेटा जो कि कल आएगा उसे बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है। और वेज इन्फ्लेशन आई थिंक इज द मेजर कंसर्न जो फेड ने जताया है। तो मेरे ख्याल से नॉन फार्म पेरोल डेटा अगर थोड़ा भी डिसअपॉइंट करता है ऑन दैट फ्रंट तो वी माइट सी अ क्विक रिवर्सल सारे ही कमोडिटीज में। लेकिन अगर नॉन फार्म पेरोल अगेन बहुत ज्यादा बढ़ के आता है तो आई थिंक दैट माइट बी अ वीक फॉर द एंटायर कमोडिटीज पैक। तो इन दैट सिनेरियो में मेरे हिसाब से सपोर्ट ब्रीच हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा कॉशियस स्टांस लूंगा। आई विल वेट फॉर द डेटा टू कम इन। हालांकि सपोर्ट पर है, लेकिन ये डेटा जो है ये काफी क्रूशल डेटा से हो सकता है कि इसे सपोर्ट ब्रीच हो जाए। तो मेरे हिसाब से लेट्स वेट फॉर दैट डेटा। लेकिन अगर प्योरली प्राइस एक्शन पर देखें तो मुझे लगता है कि दिस इज अ गुड एंट्री लेवल। यहाँ से हो सकता है कि $10-20 का एक फॉल आए टुवर्ड 1780 $1790 और सिल्वर की बात करें तो 19.80 19.70 तक का एक फॉल दिख सकता है। बट आई थिंक ओवरऑल काफी अच्छा लेवल है फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव टू गो लॉन्ग इन गोल्ड सिल्वर बोथ। एब्सोल्युटली, मुनाफा वसूली और गिरावट यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिल चुकी है। उसके बाद भी हम नए लोज यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं। सोने और चांदी दोनों में ही 55 के नीचे बहुत आराम से सोना निकलता हुआ नजर आया है। और जहां तक चांदी की बात है, 60 के लेवल तोड़ेगा अब ऐसा बाजार को लगता है, इससे पहले कि आप यहाँ खरीदारी करना शुरू करें। मनोज जी, आप तो अब यहाँ पर गोल्ड बेयर के नाम से ही जाने लगे हैं और जितनी बार सोना गिरता है आप कहते हैं हाँ मैंने कहा ही था। तो अब यहाँ पर इन करंट लेवल से क्या एक्सपेक्टेशन है? सेम बात मैंने तो कहा ही था। देखिए मनीषा जी, गोल्ड मुझे कोई भी एंगल से गोल्ड को कोई भी तरह का सपोर्ट नहीं दिख रहा है। वो छोटी मोटी फेड एक बार को कोई स्टेटमेंट में रुक जाता है या कुछ नया स्टेटमेंट नहीं देता है तो बाजार अपने आप इस चीज को डिस्काउंट कर लेता है। अब तो यार रेट कट होगा, अब सब कुछ सही हो जाएगा, अब तो बस रेट कट की तैयारी शुरू करो और गोल्ड को सपोर्ट देके $100-125 ऊपर पहुंचा देता है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्फ्लेशन बहुत दूर है अभी जो एक्सपेक्टेड है उससे। और जैसा कि अपने दूसरे पैनलिस्ट ने बोला कि कल का जो एम्प्लॉयमेंट डाटा है और 14 तारीख का इन्फ्लेशन डाटा है वो आने के बाद फेड अपना फाइनल डिसीजन बाहर लेके आएगा 22 तारीख को। लेकिन मेरा पर्सनल ऐसा थॉट प्रोसेस है कि ये जो 10 तारीख का और 14 तारीख का जो डेटा है मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड की सपोर्ट में आएगा। कहीं ना कहीं गोल्ड को दबाव में ही डालेगा। जैसा मैं फेड के पूरे टेस्टिमनी को अंडरस्टैंड करता हूँ, उनके स्पीचेस को, उनके राइटर्स को पढ़ता हूँ, तो कहीं ना कहीं फेड को भी ऐसा लगता है कि जो दोनों डेटा हैं अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा बेटर ही आएगा, क्योंकि जितने भी अभी आए हैं इकोनॉमिक डाटा सब काफी एक्सपेक्टेशन से स्ट्रॉन्गर आए हैं। तो ऐसा इसलिए मार्केट भी आप देखो कहीं ना कहीं 80% लोग मानने लगे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट से जो है ना रेट हाइक होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कॉशियस रहना चाहिए।
और ऐसा 25 मार्च तक मुझे लगता है कि कम से कम गोल्ड में $50 की तो और नरमी आनी ही चाहिए। ओके, $50 और यहाँ पर गिर सकता है इसी महीना खत्म होते होते। और अजय, आप कैसे देखते हैं, अगर चांदी की यहाँ पर बात की जाए तो क्या लेवल्स हैं? वेरी गुड मॉर्निंग मिश्री। डेफिनेटली अगर हम सोने चांदी की बात करें, खास करके चांदी की, तो हमने देखा $24.5 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहा था। और फरवरी मंथ में जिस ढंग से थोड़ा सा हॉकी स्टोन हुआ, उससे मार्केट करेक्ट करता हुआ दिखाई दिया। बट आई थिंक कि मार्केट एवरीथिंग इसको डिस्काउंट कर चुका है। नीचे में हमें लग रहा है कि पुल बैक जो रहेगा वो $19 तक या डोमेस्टिक मार्केट पे 60 से 61 हजार का एक बेस क्रिएट करता हुआ दिखाई देता। तो ज्यादा पेन मुझे नहीं दिखाई देता ऑलरेडी, बिकॉज अगर हम सिंपल एक कैलकुलेशन भी देखते हैं तो पिछले साल 4.5% के आसपास का रेट हाइक हुआ, जिसके बाद हमने सोने चांदी में जबरदस्त गिरावट देखी। अब खाली 0.5 से एक्स्ट्रा रेट हाइक हम बता रहे हैं, मार्केट देख रहा है, उसमें इतना बड़ा फॉल दैट इज नॉट जस्टिफाइड। और साथ में हमने देखा सेंट्रल बैंक या इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। तो मुझे लगता है कि $19 का एक साइकोलॉजिकली एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिल्वर में रहेगा। एक बार ये 21.50 के ऊपर थोड़ा भी होल्ड होता हुआ दिखता है अगले 2 डेटा पॉइंट को देखते हुए, जो मुझे लगता है कि ऑलरेडी डिस्काउंट कर गया है। तो मुझे लगता है वापस अगर हम मार्च एंड तक की बात करें तो 22-22.5 के बीच में चांदी आते हुए दिखाई देगी। डोमेस्टिक मार्केट पे भी 60 का एक अच्छा सपोर्ट बन जाएगा। ऊपर में मुझे लगता है 65.5 तक के लेवल हम मार्च एंड तक देख रहे हैं। तो ये करंट लेवल से मुझे लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करना चाहिए, और जो इवेंट होने वाला है वो ऑलरेडी मार्केट फैक्टर इन करते हुए बाइंग साइड आता हुआ दिखाई देगा। तो एक चीज तो क्लियर है, सोना हो या फिर चांदी, यूएस से जो भी डेटा रहेगा उसको लेकर सेंसिटिव बिहेव करेगा। $1800 के नीचे स्लिप होने की चर्चा ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। मार्च में 50 बेसिस पॉइंट हाइक की, रेट हाइक की एंटिसिपेशन शुरू हुई है। तो तमाम फैक्टर्स है जो कि फिलहाल इम्पैक्ट डाल रहे हैं। लेकिन मनोज जी, जैसे आपने कहा कि $50 तक और नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है, तो ये बताइए इन लेवल्स पर इन्वेस्टमेंट बाइंग है या फिजिकल बाइंग है, वो कैसी हो रही है? देखिए, अभी पूरे इंडिया में बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि मार्केट में एकदम सन्नाटा सा छा गया है। पूरा डायमंड हो, जड़ाव हो, कुंदन हो, कोई भी ज्वेलरी है ना, सबका जो बेस है वो गोल्ड ही है। गोल्ड मार्केट जैसा चलता है वैसी ज्वेलरी इंडस्ट्री चलती है। और गोल्ड में इतना फ्लक्चुएशन जो है ना, तो हमारे जो एंड कस्टमर हैं वो कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि गोल्ड क्या करें। और जब गोल्ड गिरता होता है, नीचे जाता है, तो तब और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि और भी नीचे जाएगा। तो ये काफी अपसेट सा टाइम चल रहा है हमारे इंडस्ट्री के लिए। और कहीं ना कहीं गोल्ड को साइडवेज चले, कहीं एक थमा हुआ रेट रहेगा तो इंडस्ट्री अच्छे तरह से मूव कर पाएगी। नहीं तो इन दिनों काफी कम है मार्केट में कस्टमर्स। हेलो। ओके, तो यहाँ पर कस्टमर्स थोड़ा रुके हुए तो हैं ही, और प्राइसेस पर तो इनफैक्ट अब नज़रें बनी हुई हैं ही कि यहाँ से क्या डायरेक्शन फर्दर रहेगी। लेकिन हाँ, मल्टी वीक हाइज टच करने के बाद प्रॉफिट टेकिंग तो इंटेंसिफाई हुई ही है। आगे बढ़ेंगे। इनफैक्ट मनोज जी, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और अपने व्यूज़ देने के लिए, प्राइसेस पर भी, डिमांड पर्सपेक्टिव से भी। तो ये तो सोने चांदी की बात हुई, लेकिन राय अब कच्चे तेल पर भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने जो फेड के स्टेटमेंट्स आए हैं, जो सख्ती उनके स्टेटमेंट्स में देखी, उसके बाद क्रूड भी थोड़ा सा नरम पड़ता हुआ दिखा है। ब्रेंट के प्राइसेस $83 के नीचे जाते हुए हमने देखे हैं। WTI भी $77 के नीचे है। रविंदर, कैसे देखते हैं आप कच्चे तेल को? यहाँ से फर्दर ऑलरेडी हम प्राइसेस काफ़ी नीचे आते हुए देख चुके हैं, इन स्तरों से कितना नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है? दीपाली, अगर नाइमेक्स क्रूड देखें तो आई थिंक इट इज स्टिल इन दैट वेरी रेंज, जो कि बहुत टाइम से एक रेंज बाउंड मूव चल रहा है। इंडियन मार्केट्स में आई थिंक इट इज मेनली बिकॉज ऑफ द रुपी अप्रिसिएशन थोड़ा सा ज्यादा नीचे आया है। अदरवाइज आई थिंक क्रूड शुड हैव बीन समवेयर अराउंड 6400 और लेवल। तो मेरे हिसाब से जो जो फैक्टर्स है क्रूड में, वो अभी भी इट इज डिमांड सप्लाई का देखे तो वो अभी भी इट इज मिक्स। अभी जो मेजर फैक्टर चल रहा है वो अगेन इट इज फेड का जो स्टोरी है वही चल रहा है मार्केट में, और उसी वजह से हमने प्राइसेस को नीचे आते हुए भी देखा है। कल का जो एपीआई इन्वेंट्री था वो भी हल्का सा पॉजिटिव था, जहाँ पे एक सरप्राइज ड्रॉडाउन दिखा था, लेकिन स्टिल मार्केट को सपोर्ट नहीं मिला है। तो आई थिंक इट इज ऑल अबाउट द फेड। तो मेरे हिसाब से कल का जो नॉन फार्म पेरोल डेटा है तब तक के लिए क्रूड भी हो सकता है कि थोड़ा सा एक रेंज में ट्रेड करे, उसके बाद हमें एक डायरेक्शन मिल सकता है। बट अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो मेरे हिसाब से अभी भी वो जो टाइट रेंज है $72 से लेके $80-81 का, वो अभी भी इंटैक्ट है। जब तक कि ये 81-81.5 के ऊपर सस्टेन नहीं करता नाइमेक्स में,
तभी तक इसमें एक फ्रेश तेजी नहीं दिखेगी। और ऑन द डाउन साइड $70 to $73 जब तक होल्ड है, आई थिंक एक फर्दर बेरिश मूव नहीं दिखेगा। तो मेरे हिसाब से इट विल ट्रेड इन दैट वेरी रेंज। अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में आई थिंक 6100 150 वुड बी द फ्लोर। और ऑन द अपसाइड 6000, वैसे तो 6750 का एक रेजिस्टेंस है, जो कि मल्टीपल रेजिस्टेंस आई वुड से, वो अभी तक ब्रीच नहीं हुआ। वो अगर ब्रीच हो जाता है तो वी माइट सी अ शार्प अप मूव इन प्राइसेस। अदरवाइज आई थिंक 6500 6600 का एक कैप रहेगा और 6100 150 का एक फ्लोर रहेगा। ओके, यानी कि और मुनाफा वसूली यहाँ पर कच्चे तेल में देखने को मिल सकती है। लेकिन साथ ही रविंद्र, मेटल्स कैसे देखते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर किसी किसी पॉकेट में अभी भी खरीदारी बाकी है, कैसे ट्रेड करना चाहिए ये सेक्टर? वेल, मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में भी हमने काफी डाउनसाइड देखा है, अगेन थैंक्स टू जो फेड का हॉकी स्टोन है, और उसके अलावा चाइना से भी थोड़े से डेटा खराब निकल के आए हैं। तो उस वजह से बेस मेटल्स में एक प्रेशर है, क्योंकि जो ऑप्टिमिज्म था चाइना रिकवरी का, आई थिंक इट विल टेक टाइम। तो वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया था और उस वजह से हमने एक अच्छा मूव देखा था अपसाइड में। लेकिन अभी आई थिंक चाइना में रिकवरी भी स्लो होगी, तो उस वजह से एक इसमें भी एक रेंज बाउंड मूव होगा। लेकिन कॉपर में आई थिंक जब तक कि 760 762 होल्ड है, आई थिंक इट विल ट्रेड विद अ लोअर बायस। लेकिन 740 735 इज अ वेरी गुड बाइंग जोन लोअर लेवल्स पर। और जिंक की बात करें तो जिंक में जब तक 258 होल्ड है, आई थिंक स्टिल देयर इज अ गुड चांस, रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है टू गो लॉन्ग। लेकिन अपसाइड भी आई वुड से कि 266 268 के आसपास कैप्ड रहेगा। तो अगेन फेड का जो मीटिंग है, सॉरी जो नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा है, आई थिंक दैट विल बी द मेजर मार्केट मूवर फॉर दिस वीक। और नेक्स्ट वीक में इन्फ्लेशन डेटा विल बी वेरी वेरी क्रूशल। लेकिन तब तक के लिए मुझे लगता है कि रेंज बाउंड वे में ट्रेड करेगा। तो इन कॉपर 742 वुड बी अ बाइंग जोन, एंड अपसाइड में 756 758 वुड बी अ सेलिंग जोन। ओके, चलिए, तो बेस मेटल्स पर स्ट्रैटेजी हुई, साथ ही कॉपर पर जहां पर 750 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। शुक्रिया रविंद्र आपका शो में आने के लिए, अपने व्यूज देने के लिए सभी कमोडिटीज पर। रुकने एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर एग्री कमोडिटीज पर तो फोकस करेंगे ही। अजय केडिया हमारे साथ मौजूद रहेंगे, साथ ही मौसम के मिजाज को भी समझेंगे। हमारे साथ आर के जर्मनी भी मौजूद होंगे। जल्द वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। का फोरकास्ट बाजार में आ रहा है, कहीं यहाँ पर थंडर स्टॉर्म्स हैं, चाहे वो नॉर्थ मध्य प्रदेश हो या उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश, और हीट वेव्स यहाँ पर कोंकण, गोवा, कोस्टल कर्नाटका में प्रेडिक्ट की जा रही हैं। डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे साथ आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट आर के जनमनी हैं। मिस्टर जनमनी, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। अगले एक हफ्ते के लिए काफी वेरीड फोरकास्ट है वेदर को लेकर। अगर हम वेस्टर्न इंडिया से ही शुरुआत करें तो गुजरात, महाराष्ट्र आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए अभी तो ये बहुत बड़ा मतलब गुड न्यूज है कि मार्च इज गोइंग वेरी नॉर्मल ऑलमोस्ट, एंड वी हैव रूटीन थंडरस्टॉर्म अनलाइक लास्ट ईयर। दिस मार्च हैज बीन we can see मतलब lot of relief from various perspective. Number one is that temperature is normal or slightly above normal. The Konkan Goa area and coastal Karnataka, as you told, sometime temperature reaching 38, and some 1 or 2 days, so we can see. Otherwise things are normal actually, and very good news is that we have the spell in the week from 6 to almost yesterday, 6 to 8 March. So Gujarat and other, we have a widespread thunderstorm. Gujarat, Rajasthan, and Maharashtra also we have 2 days, 7 and 8. So that shows the temperature has been within the control. In fact, central India, if we see on particularly 8, the temperature fallen by 8 to 10 degrees on 8, because 8 activity was peak. Now this weather will improve, and we will have a fresh spell, something around 15th, something like that. So we are expecting active spell over peninsular India and central India during something like 15 to 18. So by looking at all these, I mean, till something like third week or maybe we will have I don't think there will be very dominant heat spell till something we can tell March may have a very less heat wave. So that's all. Yeah. ओके, लेकिन जनरल जी एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे।
डर तो एक ये भी था, जिस तरीके की बारिश हुई है, हेल स्टॉर्म हुआ है, तो कुछ फसलों को भी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही थी, फिर चाहे वो व्हीट हो, अनियन की क्रॉप हो, फ्लावरिंग ऑफ मैंगो शुरू हो जाता है, उस पर एक इम्पैक्ट की बात हो रही थी। तो उस फ्रंट पे या फिर एग्रीकल्चर फ्रंट पे देखें तो कुछ असर आप देखते हैं सो फार? देखिए, सबसे ज्यादा एक्टिविटी जो था मेनली मतलब 6 को था, तो 6 थी गुजरात एंड नॉर्थ महाराष्ट्र. As you told, there are hailstorm activity like Dhule and maybe Nashik, like that. Also, Gujarat has many places reported hailstorm, and as you know that this is the summer, pre-summer, so these convective or thunderstorm, they have a little, they have a very high impact on agriculture. But I don't have any, severity. I could not see. I mean, something over Gujarat was there, but Maharashtra part, it is only very isolated location. So it's not like, like 2014 or 13 when we had a series of thunderstorms. It's not like that. But the point is that when we will, get the fresh spell, something like 15th or 16th, so that we are actually, trying to scaling down actually. Because this spell is already over, that's 6 to 8 March. So when you have another spell, say from 15th or 16th, so that we will see as we near to those dates actually. But we have advisory and all those things. But kind of, heat wave that is not there. So that's a very strong signal that things are okay. And we are also giving weekly and 2 weekly forecast. So that is coming correct also. Absolutely. In terms of the heat. Yeah. Absolutely. So Mr. Janamani, बहुत शुक्रिया. Yeah. As you know that, the media was very heavily during, February 3rd week, something like that. But if you see that compared to today where we stand, so that means there is no further fear in terms of the heat. It's very clear that temperature will not go out actually. I mean, the temperature getting more than 40 may be very patchy location. And if you are getting a fresh thunderspell from thundershower or rain from 15th till 19th, something like that. जी. So most part of the March will be over. Yeah, that is the thing. तो जैसे आपने कहा कि एक स्पेल यहाँ पर निकल चुका है और दूसरा स्पेल 15, 16, 18 के आसपास आएगा और उसके ऊपर यहाँ पर नजर रहेगी. लेकिन एक बात जान के खुशी है कि बहुत ज्यादा सीवियर टेम्परेचर्स अभी तक हमने यहाँ पर होते हुए नहीं देखे. नॉर्मल से अबव नॉर्मल जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा स्थिति खराब फिलहाल नहीं है. चिंता की बात ऑफ कोर्स एज ऑफ नाउ यहाँ पर कॉटन में निकल के जरूर आ रही है, क्योंकि जो यूएसडीए की रिपोर्ट है उसने अब दूसरी बार भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप डाउन रिवीजन यहाँ पर दिया है इंडियन फसल को लेकर. हमारे साथ डीडी कॉटन के एमडी अरुण सेक्सारिया हैं. अरुण जी, कैसे देखते हैं ये लेटेस्ट अपडेट जो आया है यूएसडीए की तरफ से, और कितनी चिंताजनक है ये अपडेट्स? नमस्कार मनीषा जी. यूएसए ने जो कल फिगर्स अनाउंस किए हैं, आई थिंक इट वाज नथिंग, कोई ताजुब की बात नहीं है, कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है. खाली एक ही चेंज उनको, आई डोंट थिंक सो दे हैव मेड, इज कि भाई उन्होंने जो प्रेसिंग का जो फिगर दिया है 313 एक्सपेक्टेड है, उसके साथ में दिस ईयर देयर विल बी अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो वेयर बाय देयर बी काफी कपास फॉर्म में स्टॉक रहने वाला है फार्मर्स के पास में, जो कैरी ओवर होएगा नेक्स्ट ईयर के लिए. सो वो भी पकड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हिंदुस्तान के अंदर क्रॉप कमती नहीं है, बट प्रेसिंग कमती होने की संभावना पूरी है. सो मेरे हिसाब से वी हैव दिस ईयर देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ बैलेंस शीट. इन द बैलेंस शीट देयर विल बी 2 नंबर्स. एक तो है वो टोटल क्रॉप एंड टोटल प्रेसिंग, एंड क्लोजिंग स्टॉक विल बी टोटल बेल्स इन क्लोजिंग स्टॉक एंड टोटल अनप्रेस्ड इन कपास फॉर्म. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नंबर 1. नंबर 2, आज हिंदुस्तान में जो मार्केट का जो पल्स है, जो क्रॉप का पल्स है, ये स्पॉट वालों को जी इनफैक्ट एक अजय का भी क्विक कमेंट ले लेते हैं. अजय, आपने सुना अरुण जी को भी, और यूएसडी की रिपोर्ट हो या कम उत्पादन के एंटिसिपेशन हो, इस बीच में प्राइसेस पर क्या आउटलुक है, आपका क्या व्यू है? भाई, अगर हम देखें कॉटन के बाद, तो पिछले 1-1.5 महीना हो चुका है मार्केट बिल्कुल सीमित दायरे में ट्रेड कर पा रहे हैं, बिकॉज डिमांड साइड से भी कोई ऐसा हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंजेस आते हुए नहीं देखा, और सप्लाई साइड में भी हम देख रहे हैं कि अराइवल पिछले 3 महीने से बिल्कुल नदारद है.
और जैसे अर्जुन जी ने भी कहा कि कपास के फॉर्म में फार्मर्स बिल्कुल हार्वेस्ट लेके नहीं आ रहा मार्केट में, तो मार्केट एज ऑफ नाउ डाइजी दिखा रहा है एज ऑफ नाउ, और जो यूएसडी के रिवीजन है वो डेफिनेटली सपोर्टिव है, बट डिमांड नहीं होने की वजह से वी एक्सपेक्ट प्राइसेस जो डोमेस्टिक मार्केट पे वो एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जो 62 से 63,500 के बीच में, या इंटरनेशनल की बात करें तो 81 से लेकर 85 सेंट के बीच में ही मार्केट एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रहा है। नई क्लूज के लिए मार्केट वेट कर रहा है। ओके, तो क्यूज के लिए मार्केट वेट कर रहा है, रेंज में ही ट्रेडिंग हुई है और शायद उसी रेंज में फिलहाल कारोबार आगे भी होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल 62,900 के मौजूदा लेवल्स है। शुक्रिया अजय जी और साथ ही अरुण जी आपका भी शो में आने के लिए, स्ट्रैटेजीज और व्यूज शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक, मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के पार आप देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस सुमित मल्होत्रा के साथ। नमस्कार। Monia Steel